हेलो प्यारे बच्चों, अससन रीजन क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लेट स्टार्ट वन बाय वन। आप वीडियो को पॉज करें और सेल्फ ट्राई करें क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की। मैं भी आपके सामने इनके आंसर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असेसन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। सही है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट, घटती जाती है। तो बात बिल्कुल सही है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का, ग्रेडियंट का मतलब होता है जब पोटेंशियल को डिवाइड करे पोजीशन के साथ, अर्थात dV/dr, इसका नेगेटिव पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, राइट। तो ये देखते हैं रीजन में क्या दिया है। रीजन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बिल्कुल सही है और ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फर्स्ट का आंसर आपका जाएगा ए इज़ द राइट आंसर हियर, क्योंकि दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। असेसन। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो। एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये बिल्कुल सही बात है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि चार्ज केवल कहाँ होते हैं? सरफेस पर होते हैं, अंदर नहीं होते। ये भी सही बात है, दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका भी आंसर ए जाएगा, राइट। तो दो क्वेश्चंस के आंसर हमारे ए एंड ए हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट का आंसर क्या मिलने वाला है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, असेसन। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। कह रहे हैं कि जो वर्क डन होता है किसी चार्ज को मूव करने में, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। केवल 2 पॉइंट जिनके बीच में जा रहा है उन पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, जबकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्क डन जो होता है W = F/dr, ये केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, न कि किस पाथ को फॉलो करके चार्ज को लेकर गए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये असेसन तो सही है। रीजन को देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव, बस ये गलत कर दिया इन्होंने। ये इसीलिए होता है क्योंकि जहाँ पे जो मैंने फोर्स लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव होता है, और जब भी फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, न कि पाथ पर। तो ये रीजन गलत हो गया यहाँ पर। तो ऑप्शन जाएगा सी, राइट। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर क्वेश्चन नंबर 3 में। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, फर्स्ट का ए, सेकंड का ए एंड थर्ड का सी, ये हमारे 3 अभी तक आंसर मिल चुके हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर 2 डिफरेंट क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज को कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन। तो दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, यूनिट भी अलग अलग होती है। फिर कह रहे हैं, तो ये तो बात सही है। फॉर अ टेस्ट चार्ज Q एंड अ चार्ज Q, एक टेस्ट चार्ज Q लिया है, एक चार्ज Q लिया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल। कह रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल होंगे? नहीं, बिल्कुल कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ भी आंसर हमारा कौन सा जाएगा? सी ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाल्व। यदि कह रहे हैं बीच के डिस्टेंस को आधा कर देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है,
एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक यूज इज मेड 3 टाइम्स, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका जो नंबर है वो 3 है। देन द कैपेसिटर बिकम्स 3 टाइम्स, तो उसका जो कैपेसिटर हो जाएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं निकाल कर कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। D को कर दिया है इन्होंने हाफ, तो नया कैपेसिटेंस देखते हैं। C डैश इज इक्वल टू, एरिया सेम ही है, डाइलेक्ट्रिक अगर लगाया है तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लगाएंगे, उसकी वैल्यू भी हमें पता है, और डिस्टेंस को कर दिया है हाफ, तो ऊपर जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा 6, 2 ऊपर जाएगा, K की वैल्यू 3 रखिए, तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी 6C, कह रहे हैं 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात लिखी है इन्होंने? देन कैपेसिटेंस बिकम 3 टाइम्स, ये कह रहे हैं कि 3 टाइम्स हो जाएगा, जबकि हमारा क्या आया है 6 टाइम, राइट। तो ये तो बात ये गलत बोल रहे हैं। थ्री टाइम्स थोड़ा ही हुआ है। फिर आगे देखते हैं, रीजन को। अगर मैं रीजन को देखता हूँ तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल बैटरी कनेक्शन। कैपेसिटेंस जो है वो एक्सटर्नल बैटरी कनेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, राइट। आप बताइए, क्या एक्सटर्नल बैटरी कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, ये जो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पर डिपेंड करता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, तो बैटरी पर तो डिपेंड नहीं करता है, यानी पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने, ठीक है। तो इसके बेसिस से देखें तो असेसन तो हमारा रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे, और रीजन जो है हमारा वो सही हो रहा है, राइट। तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं बन रहा है, ये रीजन इसका सही है और असेसन जो है ये गलत हो रहा है। अगर यहाँ पर 6 होता, ठीक है, तो ये ठीक हो जाता बच्चों, बट यहाँ 6 नहीं है, ये 3 लिखा है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर चलते हैं, असेसन। सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर्स शुड बी हेल्ड वेरी केयरफुल इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। कह रहे हैं सर्किट कंटेन कैपेसिटर्स, कोई सर्किट है जो कैपेसिटर्स रखे हुए हैं और उसको पावर ऑफ के बाद भी केयरफुली हैंडल करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी स्टोर करके रखता है कैपेसिटर। द कैपेसिटर में ब्रेक डाउन एट एनी टाइम, कैपेसिटर किसी भी टाइम ब्रेक डाउन हो सकता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर, ऐसा तो नहीं है ब्रेक डाउन अचानक से हो जाए, ब्रेक डाउन हाई वोल्टेज पर ही होता है, तो किसी भी टाइम तो नहीं कह सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये इसका सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट ऑप्शन हियर, क्वेश्चन नंबर C का, 6 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। कैपेसिटी जो होती है कैपेसिटर की वो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ चार्ज से, बिल्कुल सही बात है, वो चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। सी में फॉर्मूला लिख चुका, C केवल डिपेंड करता है या तो प्लेट ऑफ एरिया या मीडियम या दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, केवल इन्हीं पर डिपेंड करता है। रीजन में कहा कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, बिल्कुल सही बात है। शेप साइज ऑफ द कंडक्टर, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बात दोनों सही लिखी हुई है और ये उसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। चार्ज पर डिपेंड नहीं करता बिकॉज, क्योंकि ये तो डिपेंड किस पर करता है, केवल इन पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ए। मैं पहले भी कहा है असेसन और रीजन के बीच में बिकॉज लगा के देख लिया करिए,
तो आपको तुरंत से आंसर मिल जाएगा। तो इसका 7th का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टू पैरेलल metal plates having charge plus q and minus q are facing at the distance between them. The plates are now immersed in kerosene oil and electric potential between the plates decrease. कह रहे हैं दो प्लेट्स है जिन पर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और इसको पूरी को हम केरोसिन ऑयल में यानी एक डाइलेक्ट्रिक में लगा देते हैं, डुबा देते हैं, तो जो पोटेंशियल है वो घट जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात किस जैसे ही एयर से वैक्यूम में जाएंगे, वैक्यूम से या एयर से किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो या पोटेंशियल हो, वो हमेशा डिक्रीज होता है। तो असर्शन इज द राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेस देन 1, ये गलत लिख दिया है, क्योंकि एयर का ही 1 होता है। इससे 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से ज़्यादा होते हैं, एयर का 1 होता है, राइट। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थी असर्शन एंड रीजन चैप्टर नंबर 2 के। आई होप आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।